अब इसमें है कल हमारा जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस इंट्रोडक्शन टू डेवलपमेंट इज कंप्लीट, कंसेप्ट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ डेवलपमेंट या एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट हम कर चुके हैं, एंड फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डेवलपमेंट। आगे है आपका जर्नल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, इसमें क्या होता है, हमारा सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल है जो हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, हमारा जो डेवलपमेंट होती है वो हमारी अप टू डाउन होती है। ठीक है, अप टू डाउन मतलब पहले हमारी ऊपर की डेवलपमेंट होती है और धीरे धीरे क्या होता है, नीचे की डेवलपमेंट होती है। ठीक है, इसका अर्थ है कि जो डेवलपमेंट होती है पहले सिर की होती है और उसके बाद क्या हमारी पैरों तक। अब आप देखते हो जब एक कोई भी बेबी जब हमारे क्या होता है गर्भ में होता है तो उसका सबसे पहले क्या डेवलप होता है, उसका सिर डेवलप होता है। ठीक है, तो जो डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है वो ये बोलता है कि जो हमारी डेवलपमेंट है वो हमारी कहाँ से होती है, अपर टू लोअर, यानी कि सबसे पहले हमारे शरीर में हमारा सिर बनना स्टार्ट होता है, धीरे धीरे बाकी जो बॉडी पार्ट है वो बनते हैं हमारे। ठीक है, अब जब ये तो थी बच्चे की जब बच्चा पैदा नहीं हुआ था, अब जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके बाद भी क्या है, सबसे पहले बच्चा किस पे कंट्रोल करना सीखता है, अपनी गर्दन पे कंट्रोल करना सीखता है। ठीक है, आप देखते हो जब छोटा बच्चा होता है स्टार्टिंग में तो हम उसको बिल्कुल लेटा के रखते हैं। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जब 3 महीने का 4 महीने का होता है तो सबसे पहले वह अपनी गर्दन को सीधा रखना सीखता है, उसके बाद धीरे धीरे फिर वह अपने हाथों पे पकड़ मजबूत करता है, पैरों पे वो साल या 2 साल बाद जब चलना सीखता है तब करता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो प्रिंसिपल है हमारा वो यही बोलता है कि जो हमारी डेवलपमेंट है वह बॉटम टू डाउन होती है। ठीक है, सेकंड है हमारी इंटरनल टू एक्सटर्नल, अंदर से बाहर की तरफ। ठीक है, जो हमारी डेवलपमेंट है शरीर की यानी कि हमारी बॉडी की जो डेवलपमेंट है वो हमारे सेंटर से शुरू होकर बाहर की तरफ फैलती है। ठीक है, यानी कि जब भी किसी वस्तु को पकड़ने के लिए एक बच्चा अपने शोल्डर्स और कोहनी का प्रयोग पहले शुरू कर देता है और उंगलियों का प्रयोग बाद में करता है। ठीक है, यानी कि इसने बोला है सबसे पहले तो इसने बोला था बॉटम टू डाउन। ठीक है, पहले सिर की डेवलपमेंट होती है, बाकी जो बचे हुए बॉडी पार्ट है उनकी डेवलपमेंट होती है। सेकंड पॉइंट बोला है इसने इंटरनल टू एक्सटर्नल, यानी कि सबसे पहले बच्चा अपनी सेंटर से शुरू होकर, यानी कि कोई भी चीज पकड़ रहा है तो बच्चा पहले पूरी उसका यूज करता है। ठीक है, आप बिल्कुल छोटे बच्चे को देखोगे तो वो पकड़ने के लिए अपनी पूरी बॉडी को ऐसे हिला रहा है, लेकिन जो हाथों का प्रयोग है, उंगलियों का प्रयोग है, वह बिल्कुल लास्ट में करना शुरू करता है। ठीक है, आगे है डेवलपमेंट क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये आपने कल पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही आपको करना है। जो हमारी डेवलपमेंट है वह क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। उसके बाद इसका एक प्रिंसिपल है, जो हमारी डेवलपमेंट है वो स्टेप टू स्टेप होती है, बिल्कुल सही है। जो हमारी डेवलपमेंट है वह स्टेप टू स्टेप होती है, जैसे बच्चा पहले बैठना सीखता है, फिर वह क्रॉलिंग करना सीखता है, फिर धीरे धीरे क्या है वह खड़ा होना सीखता है और फिर वह चलना सीख जाता है। ठीक है, उसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है, जो हमारी डेवलपमेंट है वह जर्नल टू स्पेसिफिक होती है, ये पॉइंट भी कल आपका आया था। ठीक है, जर्नल टू स्पेसिफिक होती है, इसका ये है कि बच्चे की जो स्टार्टिंग की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वे क्या होती है, सामान्य और असंयोजित होती है, और एक टाइम पीरियड के बाद ये एक्टिविटी क्या है, स्पेसिफिक बन जाती है, यानी कि ऐसी एक्टिविटी सीखता है जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता। जैसे जो बिल्कुल ही नवजात शिशु होता है वह क्या करता है, अंगूठा चूसना सीख जाता है, और बाद में ये जो एक्टिविटी है ये क्या है, एक स्पेसिफिक बन जाती है। ठीक है, उसके बाद है डेवलपमेंट क्या होती है, क्यूमुलेटिव होती है, कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो दिखाई नहीं देते। ठीक है, और अचानक से दिखाई नहीं देते, बच्चे को पहला शब्द और पहला कदम उसमें चलने के लिए क्यूमुलेटिव प्रोसेस का परिणाम होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, डेवलपमेंट हमारी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का भी क्या है, रिजल्ट है। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का भी इफेक्ट पड़ता है हमारी
किसके ऊपर? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर। जैसे क्या है, हमारे जो हेरिडिटी है, हेरिडिटी का मतलब जैसे जैसे कुछ फीचर्स हमारे पेरेंट्स के हमारे अंदर आते हैं, और ऐसे ही क्या है, जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी अडेप्ट करना शुरू कर देती है। उसके बाद डेवलपमेंट क्या होती है हमारी? को रिलेटेड होती है। को रिलेटेड का मतलब कि जो हमारी फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट के बीच में क्या होता है? को रिलेशन होता है। बच्चे क्या करते हैं? भाषा का विकास सीधा अपने जीभ, दांत, होठ आदि आवाज के अंगों को संबंधित होता है, यानी कि को रिलेटेड होता है। यानी कि जब बच्चा बोलता है तो उसका मुंह भी हिल रहा है, उसके क्या है, उसकी जीभ भी काम कर रही है, उसके जो टीथ है उनका भी यूज किया जा रहा है। तो डेवलपमेंट क्या है? को रिलेटेड है। खाली एक बॉडी पार्ट से डेवलपमेंट नहीं हो रही, सारे मिलके काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का हमारा क्वेश्चन है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के क्या है प्रिंसिपल हमने किए हैं। इसमें मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, 8 प्रिंसिपल इन्होंने बताए हैं। फर्स्ट है बॉटम टू डाउन, जो हमारी डेवलपमेंट है वह ऊपर से नीचे की तरफ होती है। दूसरा इंटरनल टू एक्सटर्नल, अंदर से बाहर की तरफ होती है, जिसमें सेंटर से शुरू हो, यानी कि बच्चा पहले पूरे हाथ का यूज करता है और धीरे धीरे क्या है, पेंसिल पकड़ने के लिए इनका यूज करता है। पहले वो क्या करता है, बच्चा ऐसे पकड़ता है पेन को, ऐसे पूरी मुट्ठी में पकड़ता है। ठीक है, और जब धीरे धीरे इन पे आता है उंगलियों से पकड़ना। ठीक है, तो ये क्या है, अंदर से बाहर की तरफ। डेवलपमेंट क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। डेवलपमेंट क्या है? स्टेप टू स्टेप होती है, जर्नल टू स्पेसिफिक होती है। ठीक है, क्यूमुलेटिव होती है, संचयी होती है। डेवलपमेंट क्या है हमारी? हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का रिजल्ट है। और डेवलपमेंट हमारी क्या है? को रिलेटेड है। ठीक है, अंडरस्टैंड एवरीवन? आंसर नहीं करोगे तो मुझे लगेगा आपको समझ में आ गया है। मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चल रही हूँ। यस मैम। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट के जो भी प्रिंसिपल हैं ये अपने साथ की साथ बेटा लर्न कर लेना, क्योंकि फिर तुम्हें एक साथ बहुत बड़ा हो जाएगा सिलेबस। नेक्स्ट है आपकी फिजिकल डेवलपमेंट का क्या अर्थ है? ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल डेवलपमेंट? फिजिकल डेवलपमेंट क्या होती है, और फिजिकल डेवलपमेंट को अफेक्ट करने वाले जितने भी फैक्टर्स हैं उनके बारे में बताइए। फिजिकल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? मैम, किसी बच्चे का भार, लंबाई और हड्डियां, शरीर के अंगों का जो विकास होता है, जैसे कि दांत का विकास होता है। हाँ जी, जब बच्चा शुरू में जन्म लेता है उसका जो होता है दांत नहीं होता, लेकिन 6 मंथ के पीरियड के बाद उनका दांत हो जाता है। मांसपेशियों का विकास, और इससे पहले बताए हैं हड्डियों का विकास। इस प्रकार से बच्चा जन्म लेता है तो उसका हड्डी जो होता है की संख्या जो होती है अधिक होती है, लेकिन जब वो वयस्क हो जाता है तो उनकी हड्डियों की संख्या जो है कम हो जाती है, आपस में कई हड्डियों जुड़ जाती है। और फिर एक नेक्स्ट पॉइंट है हृदय एवं मस्तिष्क का। मैम ये सारा जो है ये फिजिकल डेवलपमेंट में ही आ जाएगा मैम। हाँ जी, बिल्कुल सही। फिजिकल डेवलपमेंट क्या होती है कि जब हमारे शरीर में डेवलपमेंट होती है, जैसे हम पैदा तो इतने से होते हैं, है ना, और फिर हम इतने लंबे हो जाते हैं, 6 फीट तक पहुंच जाते हैं, कोई 5 फीट का रह जाता है, लेकिन होते तो इतने से ही हैं, बिल्कुल छोटे से। ठीक है, तो हमारी फिजिकल डेवलपमेंट का मतलब है कि जो हमारे शरीर की रचना में डेवलपमेंट होती है। ठीक है, इसमें क्या क्या आ सकता है आपका? इसमें आता है आपका वेट बढ़ता है, आपकी हाइट बढ़ती है, आपकी बोन्स जितनी भी हड्डियां हैं, जैसे अभी उन्होंने बताया उमा शंकर जी ने कि जो हमारी लेंथ है हड्डियां हैं पहले बहुत ज़्यादा होती है और जब 270 होती है, लेकिन बाद में जैसे जैसे बड़े होते हैं 206 रह जाती हैं। ठीक है, हमारे टीथ है, टीथ की भी डेवलपमेंट होती है, हमारी जो भी मसल्स है मसल्स भी डेवलप होती है, हमारा जो ब्रेन है और जो हमारा हार्ट है वो भी क्या होता है, डेवलप होता है। ठीक है, अंडरस्टैंड एवरीवन? यस मैम। ठीक है, क्योंकि देखो जो इजी टॉपिक है ना उन पे हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। उसके बाद है हमारे फैक्टर अफेक्टिंग फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं बताइए। कल बता रही थी एक लड़की मुझे, दिव्या ने बताया था। देखो क्या क्या चीज अफेक्ट करती है हमारी फिजिकल डेवलपमेंट को। एक तो हेरिडिटी, ठीक है, वंशानुक्रम।
हेरिडिटी क्या होती है? जो हमारे पेरेंट्स से जो भी हमें फीचर्स मिलती हैं, जैसे हमारी कुछ बच्चों की हाइट अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग होती है, वे दिखते भी अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो जब बच्चे के जो शरीर की रचना के ऊपर उसके पेरेंट्स का जो इफेक्ट दिखाई देता है, वही क्या कहलाती है? हमारी हेरिडिटी। दूसरा होता है इन्वायरमेंट, ठीक है, कि बच्चे के ऊपर जो इन्वायरमेंट है वो भी इफेक्ट डालता है। कैसे? अगर मान लीजिए बच्चा बिल्कुल ऐसे वातावरण में रहता है जहाँ पर वायु अच्छी है, धूप भी अच्छी है, ठीक है, सारी चीज़ें अच्छी है, तो वहाँ पर बच्चा क्या है? बिल्कुल सही रहता है। लेकिन बच्चा ऐसे इन्वायरमेंट में रहता है, जैसे आप देखते हो स्लम एरिया में, जैसे जहाँ पे बहुत सारा क्या है, सैनिटेशन की भी सुविधाएं नहीं है, बहुत कूड़ा करकट पड़ा है, और जो आपका इन्वायरमेंट में जो आपकी क्या है वायु है वो भी क्या है? स्वच्छ नहीं है, बहुत सारा इंडस्ट्री एरिया, धुआं वगैरह, तो ऐसे में वहाँ पे बच्चे को डिजीज होने की संभावना रहती है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट भी हमारे ऊपर इफेक्ट डालता है, ठीक है। जैसे इसने बोला है पर्याप्त अगर बच्चे को सनलाइट नहीं मिलती है तो बच्चे को क्या हो जाती है? सर्दी, जुकाम, खांसी, आंखों की कमजोरी आदि। आप देखते हो ना, कभी भी किसी के घर में जब छोटा बच्चा होता है ना, तो छोटे बच्चे को ना धूप दिखाते हैं, थोड़ी देर के लिए सुबह की धूप दिखाते हैं, ये बोलते हैं कि बच्चे को कहीं पीलिया ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद है हमारी बैलेंस डाइट। डाइट भी हमारे ऊपर क्या करती है? इफेक्ट डालती है। अगर हमें क्या है, सही मात्रा में सही डाइट मिलेगी तो हमारी जो ग्रोथ है वो बिल्कुल सही रहेगी। डेली रूटीन, स्लीप एंड रेस्ट, लव, सिक्योरिटी, प्ले एंड एक्सरसाइज, ये सारी चीजें क्या करती हैं? हमारी डेवलपमेंट के ऊपर इफेक्ट डालती है। अंडरस्टैंड? यस मैम। मैम। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। ये तो बिल्कुल इजी था, फिजिकल डेवलपमेंट क्या होती है आप खुद भी लिख सकते हो। उसके बाद अब बात आती है आपकी मेंटल डेवलपमेंट की। व्हाट डू यू मीन बाय मेंटल डेवलपमेंट? क्या सोचते हो मेंटल डेवलपमेंट क्या होती है? डेवलपमेंट रिलेटेड टू ब्रेन। वेरी गुड। वो डेवलपमेंट जो हमारे माइंड से रिलेटेड होती है, ठीक है, जो हमारे दिमाग से जुड़ी हुई होती है, वो क्या कहलाती है? हमारी मेंटल डेवलपमेंट। हमारे इंटेलेक्चुअल लेवल को जो अफेक्ट करती है वही हमारी क्या कहलाती है? मानसिक विकास या मेंटल डेवलपमेंट कहलाती है। अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमारी मेंटल डेवलपमेंट को भी इफेक्ट करते हैं, उसमें आपका वही आ गया हेरिडिटी यानी कि वंशानुक्रम आ गया। दूसरा इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में आ जाता है आपका फैमिली का इन्वायरमेंट, आपका सोशल इन्वायरमेंट, आपके स्कूल का इन्वायरमेंट एंड आपका कल्चरल इन्वायरमेंट। उसके बाद थर्ड पॉइंट इन्होंने दिया है आपका सामाजिक और आर्थिक स्तर यानी कि सोशल एंड इकोनॉमिक लेवल। फोर्थ है आपका आपकी जो फिजिकल हेल्थ है वो भी आपके माइंड को इफेक्ट करती है, आप कैसे डाइट लेते हो वो भी, एंड आपकी एज भी। अब देखिए इनको डिफाइन करते हैं। हेरिडिटी कैसे आपको यानी कि वंशानुक्रम आपको किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। आप देखते हैं कि जो बालक की हेरिडिटी है बच्चे की बुद्धि के विकास में, ठीक है, जो बच्चे को बुद्धि है वो क्या है? उसको विरासत में मिलती है। कुछ बच्चे ना बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, आप देखते हो कि उसके मम्मी पापा भी इंटेलिजेंट है, तो इसमें कुछ पार्ट होता है, जरूरी नहीं कि सारा ही पार्ट हमारे मम्मी पापा। कई बार ऐसा होता है हमारे मम्मी पापा अनपढ़ है लेकिन हम बहुत अच्छा पढ़ जाते हैं, ठीक है। तो जो हमारी मेंटल डेवलपमेंट है वो क्या है? कुछ हमारी कुछ हद तक हमारी हेरिडिटी से क्या करती है? इफेक्ट करती है। दूसरा इन्वायरमेंट भी हमारे आईक्यू लेवल पर प्रभाव डालता है। कैसे डालता है? जैसे अगर फैमिली का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, वहाँ पर क्या है? डिसिप्लिन है, तो बच्चा भी क्या है? वैसे ही डिसिप्लिन में रहना सीखेगा। अगर मान लीजिए किसी के घर में पढ़ने का कोई इन्वायरमेंट नहीं है, गाली गलौज वक्त है, तो बच्चा भी वैसे ही चलता है, ठीक है। तो हमारी मेंटल डेवलपमेंट, हमारा आईक्यू लेवल भी उसी के अकॉर्डिंग बढ़ता है। उसके बाद जो हमारा आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसके संपर्क में बच्चा आता है तो वो भी हमारे माइंड पर इफेक्ट डालता है कि कैसा हमारा आस पड़ोस है। अगर मान लीजिए हमारे आस पड़ोस में ऐसे लोग हैं जहाँ पर लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होता है तो बच्चा भी क्या है? उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करना शुरू कर देता है। स्कूल का इन्वायरमेंट, स्कूल का इन्वायरमेंट बच्चे को डिसिप्लिन सिखाता है, ठीक है, बच्चे को पढ़ना सिखाता है, तो ये सारी चीज़ें भी उसके आईक्यू लेवल को इफेक्ट करती है। हमारा कल्चरल इन्वायरमेंट, कल्चरल इन्वायरमेंट भी बच्चे को अगर मान लीजिए अगर उसके फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलता है तो बच्चा क्या करता है? उसकी जो आईक्यू लेवल है वो डेवलप होता है। अगर अनफेवरेबल इन्वायरमेंट मिलता है तो बच्चा क्या है? अच्छे की बजाय बुरी चीजें भी सीख जाता है। उसके बाद है आपका सोशल और इकोनॉमिक लेवल। ये भी क्या है? जैसे आपको क्या क्या फिजिकल फैसिलिटीज मिल रही हैं, ठीक है,
इसमें ये सारी चीजें एक स्टडी के दौरान पता लगी कि ये भी बच्चे के आईक्यू लेवल को प्रभावित करती हैं। उसके बाद है आपका स्वास्थ्य। हाँ जी, अगर आप बिल्कुल सही हो तो ही आप पढ़ पाओगे, आपकी मेंटल डेवलपमेंट हो पाएगी। अगर आप बीमार हो, स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही बीमार हो, तो आपका आईक्यू लेवल क्या होएगा, इससे अफेक्ट होएगा। बैलेंस डाइट भी, अगर आपको बिल्कुल सही बैलेंस डाइट मिल रही है तो क्या है, आप बीमार नहीं होगे, बीमार नहीं होगे तो आप स्वस्थ रहोगे, हेल्दी रहोगे, तो आपका आईक्यू लेवल भी क्या है, ठीक रहेगा। उसके बाद क्या है, एज का भी हमारी मेंटल डेवलपमेंट पर इफेक्ट पड़ता है। जैसे अब आप खुद को देखो, आप पहले फर्स्ट क्लास में थे तब कैसा आईक्यू लेवल था, अब आप यहाँ पर डीएलएड का कोर्स कर रहे हो तो उसके दौरान आपका आईक्यू लेवल क्या है, पहले आप रट्टे मारते थे, लेकिन अब क्या है, आप चीज़ों को समझ के करते हो। तो जो स्टार्टिंग में जो, और जैसे मैच्योर होते होते हमारे आईक्यू लेवल पे क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। अंडरस्टैंड? यस मैम। ठीक है, तो ये बिल्कुल इजी थी आपकी टर्म, फिजिकल डेवलपमेंट एंड मेंटल डेवलपमेंट। उसके बाद बात आती है आपकी कोग्निटिव डेवलपमेंट की। कोग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, ये भी क्या है, हमारे माइंड से ही रिलेटेड होता है। कोग्निटिव डेवलपमेंट जिसका संबंध बालक के जो भी कंसेप्ट फॉर्मेशन, ठीक है, उसकी जो भी स्किल्स हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट और ब्रेन डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है। ठीक है, इस विषय पर क्या है, बहुत सारी रिसर्च हुई है जिसमें किसी भी बच्चे को किस प्रकार वह इस वर्ल्ड में कंसेप्ट को समझ पाता है। इस क्षेत्र में सबसे अग्रणी क्या है, जीन पियाजे का नाम लिया है, जिन्होंने कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को विकसित किया है। यहाँ पर हम देखेंगे कोग्निटिव डेवलपमेंट से अभिप्राय ऐसी मेंटल एबिलिटी को डेवलप करना है जिसकी सहायता से बच्चा इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट करने में सक्षम हो जाता है। ये देवानंद बेटा, आपने ना माइक ऑफ करके रखा करो, बाकी बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं। एक मिनट रुको। कोग्निटिव डेवलपमेंट, ध्यान से सुनना। कोग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स हाउ चिल्ड्रन थिंक, एक्सप्लोर एंड फिगर आउट थिंक, यानी कि बच्चा कैसे सोचता है और चीजों को कैसे समझता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोग्निटिव डेवलपमेंट। ये क्या होता है, इट इज अ मेंटल प्रोसेस, ठीक है, एक मानसिक प्रक्रिया होती है। इट इज डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, स्किल, problem solving and disposition which help children to think about and understand the world around them। ये क्या करता है कि हमारी कैसी नॉलेज है, क्या स्किल्स है, प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि समस्या समाधान और स्वभाव को डेवलप करता है, जिससे बच्चे को उनके आसपास की दुनिया के बारे में सोचने और समझने में मदद करता है। तो क्या होता है भाई कोग्निटिव डेवलपमेंट, कि बच्चा कैसे चीजों को सोचता है और कैसे उनको अंडरस्टैंड कर पाता है, वो क्या कहलाता है आपका कोग्निटिव डेवलपमेंट। आप कैसे लिखोगे इसको अगर पेपर में आ जाए तो, कोग्निटिव डेवलपमेंट इज ए मेंटल प्रोसेस, ठीक है। कोग्निटिव डेवलपमेंट क्या है आपकी, एक मेंटल प्रोसेस है, मानसिक प्रक्रिया है, जिसमें आप ये देखते हो हाउ चिल्ड्रन थिंक, एक्सप्लोर एंड फिगर आउट थिंग, बच्चा कैसे सोचता है और चीजों को कैसे समझता है। इसके अंदर बच्चे की नॉलेज, स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीजें क्या होती हैं, डेवलप होती है। मीनिंग क्लियर हुआ यस मैम। सबको? संज्ञानात्मक विकास, ठीक है, ये हमारी मानसिक प्रक्रिया है, ये हमें बताता है कि एक बच्चा कैसे सोचता है और कैसे चीजों को समझता है, वो हमारा क्या कहलाता है, कोग्निटिव डेवलपमेंट। और जो हमारा कोग्निटिव डेवलपमेंट है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, जीन पियाजे ने दिया है, ठीक है। इसमें इन्होंने कुछ पॉइंटों को ऐड किया है, सेंसेशन, परसेप्शंस, हमारी अंडरस्टैंडिंग, विचार शक्ति, तर्क, भाषा का विकास, ये सारी चीजें इसमें शामिल है। ये बात मैंने यहाँ पे भी बताई थी। नॉलेज, स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग और लैंग्वेज डेवलपमेंट, सारी की सारी किसके अंदर आ रही हैं आपकी, और मेंटल डेवलपमेंट, ये आपकी किसके अंदर आ रही हैं, कोग्निटिव डेवलपमेंट के भी। अब है फैक्टर अफेक्टिंग कोग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक।
अब ना अगर आपको अलग अलग पॉइंट याद नहीं होते हैं तो कल मैंने ना फैक्टर अफेक्टिंग मेन करवाए थे, वो भी याद रह जाएंगे तो सब में लिख सकते हो आप वे। इसमें क्या है आपका हेरिडिटी, ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट, आपकी हेल्थ, फैमिली, इन्वायरमेंट, आपका सोशल एंड कल्चरल फैक्टर, सेम जो आपने पहले पढ़े थे। अब उसमें क्या है, उसमें मानसिक विकास की जगह इसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट लिख देना। कर सकते हो ये क्वेश्चन? यस मैम। ठीक है, तो अभी एक एक करके मुझे बताइए, तभी मैं नेक्स्ट वाले पे चलूंगी। बताइए सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एक बच्चा बता दीजिए, फिर अगला बच्चा फैक्टर अफेक्टिंग का एक एक पॉइंट बता देना। Children who expresses their feelings and in that age they think that what should be better for us, मतलब वो अपने बारे में ही सोचता है उस टाइम, वो उसका अंडरस्टैंडिंग कैसा है उस एज में, हाँ जी, वो सब। बिल्कुल सही, समझ में आ गया बच्चा कैसे सोचता है, कैसे चीजों को समझता है, यही क्या कहलाता है आपका संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, अब इसके बताइए फैक्टर अफेक्टिंग क्या क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हाँ जी, हेरिडिटी कैसे करती है बताइए। मैम जैसे हमको जैसे पेरेंट्स का भी मेंटल एबिलिटी मैटर करती है बच्चे पे, हाँ और एनवायरनमेंट, अगर बच्चे को एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिलेगा तो फिर वो मेंटली अच्छा नहीं सोच पाएगा, एक्सप्लोर नहीं कर पाएगा थिंग्स को। वेरी गुड, नेक्स्ट बताइए। सेंसेशन, हाँ जी, इसमें है कि कुछ बच्चा को अगर एक कोई बात बोला जाए तो उसमें वो कैसे रिएक्ट करता है, कैसा उस पे वो असर पड़ता है। उस जैसे कोई अगर कुछ पढ़ाई को लेके बोले तो वो बच्चा अगर कुछ ज़्यादा ही आर्ग्यू करने लग गया तो वो होता है हर एक छोटे छोटे बातों पे उसे सेंसेशन होता है कि हमें उस एनवायरनमेंट में कैसे रिएक्ट किया जाता है, ये उसे पता नहीं रहता है। ठीक है, नेक्स्ट। मैम फैमिली। सही है, बोल बताइए बेटा, जो पॉइंट मैम बोलो ना उसको एक्सप्लेन किया करो, क्योंकि ये मैं इसलिए नहीं बता रही क्योंकि पहले मैं इनको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। मैम फैमिली जो होता है किसी बच्चे के एक मेन पार्ट होती है, अगर उसके फैमिली का बिहेवियर सही नहीं होगा तो उस बच्चे का भी आगे जाके कुछ ना कुछ बिहेवियर में या उसके मतलब कि आगे जाके इंटेलिजेंस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी रहेगी। तो अगर फैमिली के अच्छे से गुड साइड पे होगी तो वो बच्चा भी आगे से गुड साइड पे ग्रो करेगा, और अगर बैड साइड पे होगी तो वो बच्चा भी बैड साइड पे ग्रो करेगा। बिल्कुल सही, नेक्स्ट। बस इतने ही थे। एक था आपका सोशल एंड कल्चरल फैक्टर, इसको कौन बताएगा? मैम सोशल और कल्चर फैक्टर का ऐसा होगा कि मतलब कि जिस हिसाब से उनके पेरेंट्स या तो कोई भी जिस भी माहौल में वो लोग आगे रहते होंगे, जिस भी सोशल फैक्टर में वो लोग आगे रहते होंगे, तो बच्चा जो उस हिसाब से डेवलप करेगा। अगर उन पेरेंट्स ने उनको अच्छी शिक्षा दी होगी आगे सोशल के मतलब किसी के प्रति, तो बच्चे भी आगे मतलब समाज में अपना अच्छा ग्रो करेंगे। हाँ, और अगर अगर अच्छी शिक्षा नहीं दी होगी उसके हिसाब से मतलब समाज के हिसाब से, तो बच्चे जो समाज में मतलब अच्छा नहीं ग्रो कर पाएंगे, उनके इंटेलिजेंस जो उसके प्रति बहुत खराब ही रहेगी या ठीक नहीं होगी। ठीक है। अब जैसे अपना अपना कल्चर होता है, आप देखते हो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया गया है। देखो आप मान लीजिए अगर आपके पेरेंट्स किसी दूसरे बंदे की हेल्प कर रहे हैं, आप उसको देख रहे हो तो आप भी हेल्प करना सीख जाओगे। अगर आपके पेरेंट्स का ऐसा बिहेवियर है कि नहीं भाई दूसरों से बातें ही नहीं करनी, तो आपका भी ऑटोमेटिकली बिहेवियर कैसा हो जाता है, वैसा ही हो जाता है। तो इस प्रकार जो हमारे सोशल है, समाज में हम कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, वो हमारा बच्चे के ऊपर भी वैसा ही रिएक्ट पड़ता है। ठीक है, अब जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीन प्याजे वाला, प्याजे के मोरल डेवलपमेंट सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ये प्याजे वाला आगे कंप्लीट एक क्वेश्चन आएगा। हाँ जी, डेवलपमेंट की जो थ्योरी आएगी ना उसमें ये कंप्लीट क्वेश्चन आएगा,
तो इसको वहीं पे करना है, प्याजे वाले को एक बार इस पे ना सर्कल कर लो। ये मुझे बाद में कराना है, जब थ्योरी कराऊंगी उस टाइम पे। भाई हिंदी और इंग्लिश सबको समझ में आ गया यहाँ तक? यस मैम। यस यस मैम। मैम। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें जो आपका चल रहा है ना, ये सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट ही अभी चल रहा है। उसमें पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट हो गए हैं, जिसमें आपके 3 पर्सपेक्टिव आपने पढ़े हैं, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये एस्पेक्ट आपने पढ़ लिए। अब है आपका ह्यूमैनिस्टिक साइकोलॉजी, यानी कि मानवतावादी मनोविज्ञान। ये 2 तरीके से क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। एक तो व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमैनिस्टिक साइकोलॉजी, या फिर आपसे ये पूछ सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मास्लो। ठीक है, मास्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। जितने भी बच्चे कॉमर्स से होंगे उन्होंने तो ये पहले पढ़ रखा होगा, मास्लो की थ्योरी। चलिए, थ्योरी ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, यहां पर क्या है, जो मास्लो है उन्होंने एक बालक की डेवलपमेंट के सिद्धांत को यहाँ पर इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो क्या है, उसकी जो बेसिक प्रवृत्ति होती है, और एक उसकी क्या होती है, जन्मजात प्रवृत्ति होती है। इन 2 चीजों में इसको हम साइको एनालिटिकल थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, जिसमें बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी, पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, उसके बाद ह्यूमनिस्टिक व्यू पॉइंट। 1 मिनट रुको बेटा, इसको मैं दूसरी बुक से कराती हूँ, इसमें अच्छा नहीं लगा। जस्ट अ मिनट। मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, ठीक है। मास्लो की जो थ्योरी है, बस यहीं तक आपको पढ़ना है। देखिए, अब बात करते हैं हम मानवतावादी मनोविज्ञान, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। इसमें क्या है, बच्चे की डेवलपमेंट से रिलेटेड एक ह्यूमैनिटी पॉइंट ऑफ व्यू भी से कहा है, यानी कि मानवतावादी दृष्टिकोण भी कहा है। इसको किसने दिया है भाई, इस थ्योरी को? मास्लो और कार्ल रोजर्स, 2 मेन वैज्ञानिक है जिन्होंने अपने अपने ढंग से इसको प्रतिपादित किया है, इसको डेवलप किया है। तो मास्लो ने इसको 1954 में दिया, जिसको ह्यूमनिस्टिक थ्योरी या मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी के नाम से जाना जाता है, यानी कि मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। ये बेटा कई बार पेपर में आ जाता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें क्या बताया गया है कि बालक को जिन जिन नीड से अवगत होता है, मास्लो ने क्या है, उन सब चीजों को क्या है, एक सिस्टमैटिक तरीके से एक क्या बना दिया है, एक ट्रायंगल बना दिया कि हमें, मान लीजिए आप बालक लगा लो या आप खुद लगा लो, आपको किन किन चीजों की नीड है, अपनी जिंदगी में किन किन चीजों की नीड है, उसके बारे में यहाँ पर बताया है कि आपको नीड होती है किसी चीज की, तभी आप क्या है, आपके दिमाग में डिराइव उत्पन्न होती है, ठीक है। फिर आपके सामने वो गोल बन जाता, फिर आपको अचीव करने की कोशिश करते हो आप उस चीज को, ठीक है। तो पहले आपके यहाँ दिमाग में किसी चीज की आवश्यकता जन्म लेती है, उस आवश्यकता के लिए फिर क्या करते हो, आप काम करते हो, और काम करके उस चीज को क्या करते हो, अचीव करते हो, ठीक है। तो उन्होंने ये बताया है कि हमारी कौन कौन सी नीड होती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारी नीड होती है वो होती है हमारी साइकोलॉजिकल नीड, जिसको आप क्या बोलते हो, दैहिक आवश्यकताएं। चाहे इसमें आप आ गए या मैं आ गई, सबसे पहले एक व्यक्ति की आधारभूत आवश्यकताएं होती है, बेसिक नीड्स होती हैं, जैसे फूड, ठीक है, आपके क्लोथ्स, ठीक है। मेन तो क्या होती है हमारी, फूड, वाटर, क्लोथ्स, ठीक है।
भोजन, वस्त्र, पानी, ये सारी चीजें क्या होती है आपकी बेसिक नीड्स। मान लीजिए आप सोचो एक बिल्कुल भिखारी व्यक्ति है, सबसे पहले उसको क्या चाहिए? उसको सबसे पहले खाना मिलना चाहिए, ठीक है। दूसरा उसको क्या चाहिए भाई? दूसरा उसको चाहिए पहनने के लिए कपड़े, ठीक है। तो ये उसकी क्या है? बेसिक नीड है, रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है। भाई मकान हो ना हो, लेकिन पहले उसको अपना पेट भरना है और अपने तन के ऊपर उसको कपड़े चाहिए। ये हमारी सबसे मेन बेसिक नीड्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी आवश्यकता होती है, साइकोलॉजिकल नीड्स भी बोल सकते हो इसको आप, बेसिक नीड्स भी बोल सकते हो। चलो ये अब सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। दूसरी, अब आपको रोटी भी मिल गई, आपको पहनने के लिए कपड़े भी मिल गए। दूसरी नीड आती है आपकी सेफ्टी नीड, ठीक है। सेकंड नंबर पे आती है आपकी सेफ्टी नीड। अब व्यक्ति को क्या चाहिए? खाने के लिए खाना मिल गया, उसको कपड़े मिल गए, अब उसको घर चाहिए, ठीक है। अब उसको रहने के लिए एक सुंदर सा घर चाहिए, ठीक है। अब उसका घर भी बन गया। घर बनने के बाद आती है उसकी बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, ठीक है। पूरा होने के बाद अब क्या चाहता है वह? संबंध बनाता है लोगों से, क्या करता है भाई? इंटीमेट रिलेशनशिप, फ्रेंड्स बनाता है अपने। अब आपको रोटी मिल गई, कपड़ा मिल गया, घर मिल गया, अब आप क्या चाहोगे? भाई मेरा समाज में क्या है, लोगों के साथ मिलना जुलना हो, मेरे भी फ्रेंड्स हों, ठीक है। समुदाय या ऑर्गेनाइजेशंस में आप क्या है, लोगों से मिलते हो। उसके बाद आती है आपकी फोर्थ एस्टीम नीड, इसको बोलते हैं। एस्टीम नीड का मतलब है अब आपकी 3 नीड्स पूरी हो गई। एस्टीम, आप क्या सोचते हो? आप प्रेस्टीज, यानी कि मैं प्रसिद्ध होना चाहता हूँ, लोग मुझे जाने, मेरा एक अलग नाम हो, आप ये चाहते हो फोर्थ नीड में। और फिफ्थ होती है आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्म सिद्धि। आत्म सिद्धि का मतलब ये है, अब आपने नाम भी कमा लिया, अब बड़े आदमी भी बन गए, गाड़ी बंगला सब कुछ आपके पास है, अब आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि मुझे आत्मा की संतुष्टि मिले। मेरे को अब क्या है, आपने सब कुछ बेशुमार पैसा आपने कमा लिया, लेकिन शांति नहीं मिली। सेल्फ एस्टीम नीड में आप वही शांति चाहते हो, संतुष्टि चाहते हो, ठीक है। तो ये इन्होंने बताई, किसने? मैस्लो ने अपनी नीड हायरार्किकल थ्योरी में, जिसको क्या है, मानवतावादी यानी कि ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी जिसका नाम दिया गया है। अब मुझे बताओ कितने बच्चों को समझ नहीं आया ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी? है कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आया हो? हाँ बोलो बेटे। मैम इसके लिए समझ में आई। बेटा शायद कनेक्शन कट हो रहा है आपका, एक बार फिर से बोलना। मैम जो भी आपने नीड्स बताई है वो समझ में आई कि कौन कौन सी। चलो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, मुझे समझ नहीं आया आप क्या पूछना चाहते हो। देखो भाई, हमारा एक टॉपिक आता है, इसमें छोटा सा टॉपिक है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी? हिंदी में बोलते हैं मानवतावादी मनोविज्ञान से आप क्या समझते हो? या तो इस तरीके से आ जाएगा क्वेश्चन, या फिर आ जाएगा मास्लो की आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, यानी कि डिस्क्राइब द मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी, ठीक है। ये थ्योरी किसने दी है भाई? मास्लो ने दी है। मास्लो ने इस थ्योरी को हमारे जीवन में जिन जिन चीजों की आवश्यकताएं होती है, जिन जिन चीज की नीड्स होती है, उसको ध्यान में देखते हुए उसने क्या है, अपना एक सिद्धांत प्रस्तुत किया है। और इन्होंने 1954 में ये कंसेप्ट दिया है, और इसने ये कंसेप्ट खुद अपने ऊपर अप्लाई करके सेल्फ कंसेप्ट इन्होंने यहाँ पे ये दिया कि एक व्यक्ति को जिंदगी में किस किस चीज की नीड्स होती है। उसने इन नीड्स को क्या है, 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले बताई इन्होंने साइकोलॉजिकल नीड्स, जिसको आप बेसिक नीड्स, आधारभूत आवश्यकताएं भी बोल सकते हो, कि अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो सबसे पहले मनुष्य को आवश्यकता होती है भोजन की और वस्त्र की। जब ये नीड कंप्लीट हो जाती है तो फिर उसको चाहिए सेफ्टी। सेफ्टी के लिए क्या चाहिए? उसको एक घर चाहिए, ठीक है। जब वह अपना घर बना लेता है तो उसको क्या चाहिए? बिलोंगिंगनेस नीड्स, यानी कि संबंधन की आवश्यकता। संबंधन की मतलब अब वह क्या करता है, घर बना लिया भाई, शादी करेगा, उसमें क्या है, अब उसको आस पड़ोस के साथ भी अच्छे वो बनाने हैं, संबंध बनाने हैं, अपने फ्रेंड्स बनाने हैं, ठीक है। अब ये भी नीड्स पूरी हो जाती है। फिर क्या है? एस्टीम नीड्स, ठीक है। एस्टीम नीड्स, अब क्या है,
और ऊंचे पद पे जाना चाहता है, ठीक है, अब उसका घर बन गया, उसका अब वो चाहता है कि समाज में उसका एक अलग नाम हो, अलग रुतबा हो, अब वो भी कमा लेता है। उसके बाद आता है वह सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। भाई अब मैं, मान लो वह 70-80 साल का हो गया, वो पीछे मुड़ के देखता है, भाई मैंने तो सब कुछ कमा दिया है, बहुत पैसा इकट्ठा कर दिया, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को मेरी आत्मा की शांति मिले, मैं आराम से, वह भगवान में रट जाता है, ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये क्या है, अगर तुम खुद पे अप्लाई करके देखो, आप क्यों कर रहे हो जेबीटी? आप जेबीटी इसलिए कर रहे हो आपकी अच्छी जॉब लगे, गवर्नमेंट जॉब लगे। गवर्नमेंट जॉब लगेगी तो सबसे पहले आप क्या करोगे? चलो, अभी आपकी बेसिक नीड्स कंप्लीट हैं, आपकी सेफ्टी नीड्स भी कंप्लीट हैं, क्योंकि वो आपके घर वालों ने कंप्लीट कर रखी है। आपको क्या करोगे आप? अब आप करोगे बिलोंगिंगनेस नीड्स, ये भी चलो आपका फ्रेंड सर्कल है, सही है। आप करोगे एस्टीम नीड्स, मैं, मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, मैं इतना पैसा कमा दूं कि मेरा नाम हो जाए, ठीक है। जब ये सारी चीजें आप कर लोगे ना, तो फिर किस में आ जाओगे आप? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में। अभी आपके पास सिर्फ 2 ही नीड्स हैं, आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी है, आपकी सेफ्टी नीड पूरी है, ठीक है। अब आपको आगे बिलोंगिंगनेस नीड पूरी करोगे, आपकी शादी हो जाएगी, आगे बच्चे होंगे, उनके लिए कमाना है, फिर आपका क्या है, एस्टीम नीड शुरू हो जाएगी, और लास्ट में जब आप 70-80 साल के हो जाओगे, तो आपका मन अपने आप सारी चीजों से दूर हो जाएगा, और सेल्फ, स्वयं के लिए, कि भाई मैंने इतना कमाया, मेरे लिए तो कुछ भी ना मेरे साथ जाएगा, तब आप क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाते हो, ठीक है, अपनी मन की संतुष्टि प्राप्त करना चाहते हो। समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है। अब देखो, इसमें इसके कुछ डिसएडवांटेजेस यानी कि लिमिटेशंस भी आपको दी गई हैं। लिमिटेशंस में क्या क्या दिया गया है कि जो ये सिद्धांत है बहुत अधिक क्या है, सब्जेक्टिव दिखाई पड़ता है, ठीक है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को प्राप्त कर लेना ये कोई इजी काम नहीं है, ठीक है। ये बात जो इन्होंने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के स्तर तक सभी व्यक्ति नहीं पहुंच पाते। अब जो व्यक्ति बिल्कुल कंगाल है, खाने के लिए रोटी नहीं है, और वह 60-70 साल का हो गया, तो क्या वह सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में पहुंच जाएगा? नहीं पहुंचेगा। तो इसने बोला कि बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव दिखाई पड़ती है, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक कुछ ही व्यक्ति जिन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया वही पहुंच पाते हैं। दूसरा, एक और मुख्य लिमिटेशन ये बताई है कि ये नॉन वेरिफिएबल नहीं हो सकती, इसके क्वालिटीज के मापन या उन्हें मात्रात्मक बनाने की कोई सही विधि नहीं है, यानी कि इनका क्या है, एक प्रॉपर मेथड नहीं दिया गया जिसको हम मेजर कर सके कि ये नीड्स हमारी कंप्लीट हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये इसकी क्या दी गई है, आपकी लिमिटेशन दी गई है। तो ये तो दी थी मास्लो ने। इसी के साथ जो कार्ल रोजर्स थे उन्होंने भी कुछ पॉइंट दिए हैं इसी ह्यूमैनिटी साइकोलॉजी को लेके। इसमें बताया गया है, इन्होंने फुली फंक्शनिंग है, एक व्यक्ति बनने की के अंदर क्या है, एक व्यक्ति के अंदर कुछ बनने की क्षमता होती है, ठीक है, कुछ एबिलिटी होती है कि वह कुछ बनना चाहता है। दूसरा, परामर्शदाता और चिकित्सक के रूप में वे रोगी को अपने रोग के निदान नहीं बल्कि किसी। अब कार्ल रोजर्स ये बताते हैं कि हर एक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई एक एबिलिटी ऐसी होती है जो उसको इन फ्यूचर आगे तक लेके जाती है। अब उसने बताया हमें बच्चे की क्या है, उन एबिलिटीज को क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसके बिहेवियर में उसको लेके आना पड़ेगा। और नेक्स्ट बात इन्होंने बताई है कि एक बच्चे के चिंतन और व्यवहार में मौलिक नवीनता और क्रिएटिविटी को भी हमें दिखाना है। अभी आपको यहाँ पे ना मानवतावादी मनोविज्ञान में कार्ल रोजर्स का करने की जरूरत नहीं है, इसमें जस्ट आपको एक ही लिख के आना है, और वो लिख के आना है आपको मैस्लो का, ठीक है। कार्ल रोजर्स ने तो सिर्फ अपने 2-4 पॉइंट ऐड किए हैं इनके साथ मिलके। अंडरस्टैंड? यस मैम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और क्या पॉइंट है। फर्स्ट यूनिट का लास्ट पॉइंट है डेवलपमेंट थ्योरीज। इसमें तो सीधा नेक्स्ट पॉइंट दे दिया आपका, एंडोरिंग थीम्स स्टडी ऑफ डेवलपमेंट।
देखो भाई, डेवलपमेंट थ्योरी में आपकी जो आती है वो आती है प्याजे की थ्योरी, ठीक है, ये आगे दे रखी है। किसी बच्चे की बुक में दे रखी है डेवलपमेंट थ्योरी? चेक करो, ह्यूमैनिटी साइकोलॉजी के बाद में कौन सा क्वेश्चन दे रखा है। जो है आपने जो बताया मल्टी डायमेंशनल क्यों होती है, तो पहले हमें उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा हाँ कि जी, वो क्यों होती है। और जो भी हम पॉइंट्स उसके अंदर एक्सप्लेन करेंगे, फिर हमें एक एक पॉइंट, जैसे सोशल वाली आती है, कॉग्निटिव वाली आती है, इमोशनल, फिर हमें उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये मतलब कि ये पॉइंट्स इसके लिए हेल्पफुल होते हैं, मतलब ये पॉइंट्स में काम आते हैं। हम इन पॉइंट्स की वजह से इस डेवलपमेंट को देखते हैं कि मल्टी डायमेंशनल होती है, हमें फिर उसको ऐसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हाँ जी, और लास्ट में कंक्लूजन में आप लिख दोगे कि जो हमारी डेवलपमेंट है किसी एक एस्पेक्ट को लेके नहीं चलती, बहुत सारे एस्पेक्ट इसके अंदर शामिल होते हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ, इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की जरूरत है या नहीं, या समझ में आ गया? ठीक। समझ में आ गया। मैम आगे। ठीक है, यानी कि बात यहाँ देखो, तुम्हारे 2-3 क्वेश्चन का एक ही आंसर है। अब आगे आता है आपका डेवलपमेंट एज कंटिन्यूइंग थ्रू द लाइफ स्पैन। अब डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल वाला तो पॉइंट आपने कर दिया। अब इसने बताया कि डेवलपमेंट एज कंटिन्यूइंग थ्रू द लाइफ स्पैन, जीवन काल की निरंतरता के रूप में विकास को परिभाषित कीजिए, ठीक है, कि हमारे जीवन काल में किस प्रकार निरंतर डेवलपमेंट होती है, ठीक है, किस प्रकार विकास होता है उसको यहाँ पे डिफाइन करना है अब हमें। तो सबसे पहले हमने जब डेवलपमेंट का मीनिंग किया तो मैंने वहां पे एक बात बताई थी कि डेवलपमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जो हमारे जन्म से लेकर हमारी मृत्यु तक चलती है। तो इसलिए हम डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं, एक कंटिन्यूअस चलने वाली प्रोसेस बोलते हैं। और ये हमारी जीवन काल यानी कि लाइफ स्पैन, यानी कि जब से हमारी लाइफ स्टार्ट होती है, एट स्टार्ट क्या, तब से हम क्या है, एक एम्ब्रॉय उसमें होते हैं, ठीक है, एक भ्रूण अवस्था में होते हैं, तभी से हमारी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। और धीरे धीरे डेवलपमेंट चलती रहती है और हम एक दिन मर जाते हैं, तब तक हमारी मरते हैं तभी हमारी डेवलपमेंट खत्म होती है। नहीं तो व्यक्ति के गर्भ में आने से लेकर मृत्यु तक डेवलपमेंट उसमें शामिल होती है। अब इसने बोला है कि जो डेवलपमेंट है उसको लाइफ स्पैन की कंटिन्यूटी के रूप में मानने वाले जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनका कथन ये है कि जो हमारे जीवन में जितनी भी घटनाएं होती हैं तो उसमें हो सकता है कि हमारा जो डेवलपमेंट का जो ग्राफ है वो कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे चलता रहता है, ठीक है। हम नई फीचर्स को सीखते रहते हैं या फिर ओल्ड जो चीज़ें हैं उनको भूल जाते हैं, नई चीज़ें सीखते रहते हैं, पुरानी चीज़ों को भूलते जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी जीवन भर हम लाइफ स्पैन, अकॉर्डिंग टू लाइफ स्पैन, जीवन भर निरंतर इसमें क्या करते हैं, लाइफ लॉन्ग, लाइफ टाइम, लाइफ स्पैन डेवलपमेंट भी इसको बोलते हैं, जिसमें आप स्टार्टिंग से लेकर अंत तक की सभी अवस्थाओं में परिवर्तन आपके होते रहते हैं। अब ये बताओ, ये मुझे लग रहा है मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, है ना? यस मैम। कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, सारी चीजें एक दूसरे से कोरिलेट करती है। जस्ट आप एक, क्योंकि डेवलपमेंट का पार्ट है भाई, सारी चीजें बार बार वही आगे पीछे घूम के आएंगी। तो मीनिंग में क्या लिखना है आपको, डेवलपमेंट एज कंटिन्यूइंग थ्रू द लाइफ स्पैन, पूरी जिंदगी लाइफ टाइम चलती रहती है, नई चीजों को आप सीखते हो, पुरानी चीजों को आप भूलते जाते हो, ठीक है। आप जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ नई चीजें सीखते रहते हो, इसीलिए हमने इसको क्या बोला है, कंटिन्यूइंग थ्रू द लाइफ स्पैन, ये लाइफ स्पैन यानी कि जीवन काल की निरंतरता के रूप में विकास का सिद्धांत हमने इसको बोला है। अब देखो भाई, मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं इसके रिगार्डिंग लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव, क्या क्या पॉइंट दिए गए हैं भाई। सबसे पहले बात बताई गई है, जो बच्चे की डेवलपमेंट है वह उसकी कंट्री, सोशल कल्चर और स्वयं व्यक्ति के खुद के एक्सपीरियंस इसको प्रभावित करते हैं। यहाँ पर हम क्या है,
जनरलाइजेशन करना बहुत कठिन हो जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट के संदर्भ में किसी भी प्रकार का जनरलाइजेशन करना बहुत कठिन हो जाता है। मेन पॉइंट क्या है कि बालक की डेवलपमेंट के ऊपर उसकी कंट्री, ठीक है, उसकी सोशल कल्चर, उसका जो भी इन्वायरमेंट है उसका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, देखो डेवलपमेंट सब में होती है, किसी में आगे किसी में पीछे। ठीक है, यानी कि किसी में किसी टाइम के दौरान कुछ डेवलपमेंट हुई मिलेगी, किसी में कुछ, लेकिन होती सब में है। लेकिन इसको जनरलाइज करना कठिन हो जाता है कि क्या सब में एक समय में एक ही तरह की डेवलपमेंट हो रही है, इसको जनरलाइज करना क्या होता है, कठिन होता है। दूसरा, हमारी कंप्लीट जो लाइफ है वो एक यूनिट मानकर हम चलते हैं। ठीक है, और इस यूनिट में हम अनेक एक्टिविटीज करते हैं, अपनी लाइफ के दौरान बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं और उन एक्टिविटीज से हम कुछ सीखते भी हैं। उसके बाद क्या है, मानव की प्रत्येक अवस्था में जरूरी नहीं है कि वे हर एक चीज को सीखे, कुछ चीजें डिक्लाइन भी करता है, कुछ चीजें वे भूलता भी है। ठीक है, कुछ चीजें वे जानबूझकर भूलना चाहता है और कुछ चीजें क्या है वह अपनी उम्र के अकॉर्डिंग भूलता जाता है। अब क्या है, यहाँ पर इन्होंने चाइल्डहुड और ओल्ड एज में साइकोलॉजिस्ट ने एक रिसर्च की और इसको एक इंटरेस्टिंग विषय बन गया क्योंकि परिवार और समाज ने इसके प्रति एक उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया है। तो देखो फोर में इसमें कुछ मेन पॉइंट बताए हैं लाइफ स्पैन के अकॉर्डिंग कि यानी कि डेवलपमेंट है सब में होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि एक समय में सब में एक जैसी डेवलपमेंट हो। एक तो पॉइंट ये बताया। दूसरा, हम अपनी लाइफ को, पूरी लाइफ को एक यूनिट मानकर जीते हैं, कुछ चीजें हम नई सीखते हैं, कुछ पुरानी चीजें हम भूल जाते हैं। ठीक है, और इसने बताया कि चाइल्डहुड और जो हमारा ओल्ड एज होता है, दोनों एज क्या है बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। बोलते हैं ना, बच्चे का और बूढ़े का एक जैसा मन होता है, बच्चे का भी चीजें कुछ कुछ खाने का मन करता है, ऐसे ही बूढ़े व्यक्तियों का भी कुछ कुछ खाने का मन करता है। ठीक है, तो चाइल्डहुड और जो ओल्ड एज है वो दोनों ही क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है हमारी लाइफ के। एक तो आप अच्छे से जी पाते हो बचपन में, बचपन को तो क्या है गोल्डन एज बोला है जिसमें आपको कोई टेंशन नहीं होती। ठीक है, और ओल्ड एज में क्या है, ओल्ड एज में आप सारा का सारा अपनी जिम्मेवारियों से आप क्या हो जाते हो, मुक्त हो जाते हो। ठीक है, आप रिटायरमेंट ले लेते हो, रिटायरमेंट के बाद आपका जीवन स्टार्ट हो जाता है। तो जरूरी नहीं है, देखो बचपन तो सबका अच्छा होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वृद्धावस्था सबकी इंटरेस्टिंग हो। अब बताया गया है इसमें कि हमारी लाइफ स्पैन के दौरान हमें किन किन डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। तो डिफिकल्टीज में क्या क्या बताई हैं कि जितने भी स्कूल्स में पेरेंट्स और टीचर, देखो इसकी हमारी क्या बताई गई है, डेवलपमेंट की कुछ लिमिटेशन बताई। लिमिटेशन का मतलब ये है कि अगर परिवार में, अगर हमारे घर में बच्चे हैं तो चाहे माता पिता है, किसी का भी पूरा का पूरा कंसंट्रेशन एक बच्चे के ऊपर होता है। यहाँ पर जो ओल्ड एज के जो व्यक्ति है उन पर हम क्या है अपना टाइम नहीं लगाना चाहते, ये इसकी क्या बताई गई है, एक लिमिटेशन बताई है। ठीक है, आपके घर में बच्चे भी और बूढ़े भी है तो सारा का सारा फोकस बच्चे के ऊपर मिलेगा, जो ओल्ड एज है उसके ऊपर इतना फोकस नहीं मिलेगा। दूसरा क्या बताया गया है कि लाइफ स्पैन के डेवलपमेंट में जो रिसर्च हुई उसमें बुजुर्गों को इकट्ठा करना बहुत कठिन कार्य था, उनसे संपर्क करना भी मुश्किल होता है और रिसर्च के दौरान सहयोग करने में असमर्थ थे। अब इन्होंने दूसरी डिफिकल्टी क्या बताई कि जब उन्होंने रिसर्च किया तो जो ओल्ड एज के व्यक्ति थे उनके ऊपर रिसर्च करने में उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि क्या है कुछ तो क्या थे रिसर्च के दौरान उनके सवालों का जवाब देने में ही समर्थ नहीं थे। आगे बाल विकास के बारे में जितनी जानकारियां साइकोलॉजिस्ट के पास है उतनी ही अवस्थाओं के संबंध में नहीं मिलती, अतः सूचनाओं के अभाव में केवल बाल विकास तक ही सीमित है। दूसरा क्या बताया गया है, ये क्या सिर्फ चाइल्ड डेवलपमेंट तक ही सीमित है। हमारी जो जानकारी है या जो रिसर्च है वो सिर्फ चाइल्ड के डेवलपमेंट पर ही सीमित है, ओल्ड एज के व्यक्तियों की क्या क्या डेवलपमेंट है उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो ये बताई गई है इसकी लिमिटेशंस। अब इसके कुछ एडवांटेजेस भी बताई हैं, जिसमें क्या बताया गया है आपका, बालक का विकास किसी एक अवस्था में पूर्णतः प्राप्त नहीं कर पाता। इसमें क्या क्या लाभ है भाई, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, लगातार चलती रहती है, हम क्या है एक रियल पर्सपेक्टिव्स को देखते हैं। ठीक है, और जीवन भर कोई ना कोई इंफॉर्मेशन हम सीखते ही रहते हैं। तो ये था हमारा लाइफ स्पैन डेवलपमेंट एज कंटिन्यूइंग थ्रू द लाइफ स्पैन। समझ में आ गया? यस मैम। एक बार बता मुझे, इजी है या मुश्किल है तुम्हारी बुक?
मैम मीडियम है। समझोगे तो ना सारी चीजें एक जैसी लगेगी। अब देखो कल का जो हम पढ़ेंगे, कल के लिए पढ़ेंगे हम डेवलपमेंट इज ए कॉन्टिन्यूअस एंड डिसकॉन्टिन्यूअस। विकास सतत है या असतत है, इस चीज को स्पष्ट करना है हमें कि डेवलपमेंट हमारी कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब मुझे बताओ ये टॉपिक कौन कल प्रेजेंटेशन देगा, इसके ऊपर कौन प्रेजेंट करेगा? बेटा जो बच्चा पढ़ेगा ना, जो दूसरों को समझाएगा। आप ये देख लो ज्ञान जितना भी बांटते हो ना उतना ही बढ़ता है। कोई नहीं कराएगा तो मुझे तो मैम मैं दूंगा। कौन बोला? मैम उमाशंकर। उमा शंकर, ठीक है बेटा। इस टॉपिक को पढ़ना और कल बताना कि डेवलपमेंट मैम। कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है। ओके मैम। जरूरी नहीं है कि आपको 8 ही पॉइंट दे रखे तो 8 ही करने, नहीं, चाहे आप 2 पॉइंट इकट्ठा समझाओ। करना है मैम। जी मैम। हाँ जी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इस यूनिट का जो नेक्स्ट पॉइंट है, साइको कल्चरल कॉन्टेक्स्ट इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट, कि किस प्रकार हमारा सामाजिक सांस्कृतिक, सबसे पहले तो आपसे पूछा गया है कि सोशल कल्चर डेवलपमेंट क्या होती है और कौन कौन से फैक्टर इसको प्रभावित करते हैं। इसको कौन बताएगा कल? स्वाति। क्या बताना है? सोशल कल्चरल डेवलपमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय सोशल कल्चरल डेवलपमेंट, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास से क्या अभिप्राय है और कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं। फैक्टर में तो सारे वही हैं, फैमिली, एजुकेशन, रिलीजियन, आस पड़ोस, जो आपने अब तक पढ़े हैं। फैक्टर्स में तो सारे वही हैं। मैम मैं प्रेजेंट करूंगी। ठीक है, तो बस फिर हिंदी में करना प्लीज। क्या बेटा? मैम बोल दीजिए हिंदी में प्रेजेंट करेगी। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप हिंदी में, बेटा जो इंग्लिश मीडियम के हैं ना वो हिंदी में भी समझाए, क्योंकि हिंदी मीडियम वालों को फिर समझ में नहीं आएगा। मैम मैं पूरा हिंदी तो नहीं बोल सकती नहीं नहीं बट पूरा हिंदी हिंदी। नहीं, पूरा हिंदी नहीं। अब मैं कौन सा इंग्लिश में, ना तो मैं इंग्लिश में पढ़ा रही ना मैं पूरा हिंदी में पढ़ा रही, जी मैम। है ना, मतलब दोनों को समझ में आ रहा है। और जरूरी नहीं है बुक से, आप चाहे चैट जीपीटी से लिख लो, पॉइंट लिख लो, बस उन पॉइंट को आपको समझाना है। देखो आगे टीचर आपको बनना है, टीचर बनना है तो आपको क्लास में पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। जब आप कोई भी प्रेजेंटेशन देते हो तो इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब आप अपने अंदर जितनी भी कमियां आप क्लास में कंप्लीट कर सकते हो, आगे आपको अलग से कोई नहीं सिखाएगा। हर एक जॉब के लिए आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके मन में क्या होता है, डर होता है, भय होता है बोलने का, तो उस चीज को आप अपनी क्लास में कंप्लीट कीजिए, दूर कीजिए उस चीजों को, जो जो कमियां हैं, ठीक है। तो 2 टॉपिक मैंने आपको कल के लिए दिए हैं। एक तो आपका दिया है कि डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है, और दूसरा दिया है आपका व्हाट डू यू मीन बाय साइको कल्चरल डेवलपमेंट और फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ साइको कल्चरल डेवलपमेंट, सामाजिक सांस्कृतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। उसके बाद ये जो बता देंगे फिर मैं करवाऊंगी। आप किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। मैम आपने जो वो स्क्रीन शेयर की थी ना मैम, उसमें वर्ड्स क्लियर नहीं आ रहे थे मैम, तो मैम आप ग्रुप में डाल दीजिएगा मैम वो पिक्स। कौन सी बेटा? नहीं आप ना अभी ले लो, मैं फिर से एक बार दिखा देती हूँ। मैम देखो ना, स्क्रीन शेयर करते वक्त ना मैम नेट से मैम वो क्लियर नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, मतलब मैम वर्ड समझ में ही नहीं आ रहा मैम उसमें लिखा क्या है। नहीं नहीं सीधी, एक मिनट, आप जैसे गूगल पे डालोगे ना, नीड हायरार्की ऑफ मास्लो, ठीक है, मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी, वो एज इट इज जो दे रखा ना ट्रायंगल बना के, वो एज इट इज शो हो जाएगा आपका। ओके मैम। सर्च करके देखो, अभी नहीं मिला तो फिर मैं ये आपको फिर से करते हो।
मैम हाफ पेज करके आप स्क्रीन शेयर कर दो, वो क्लियर दिख जाता है। अच्छा ठीक है, अभी करते हैं। एक मिनट। Yes, ma'am. Done. ओके, Done, ma'am. ओके, बस इतना ही है ये नीड हायरार्की थ्योरी वाला। अब एक बार ओवरव्यू दे दीजिए, आज हमने क्या क्या पढ़ा है। कोई भी एक बच्चा बता दीजिए। मैम हमने आज प्रिंसिपल पढ़े ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, और फिजिकल डेवलपमेंट पढ़े, मेंटल कॉग्निटिव कॉग्निटिव और उसके फैक्टर इफेक्टर पढ़े हैं, और ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ी हम लोगों ने, और उसके बाद उसके डिसएडवांटेज, और फिर डेवलपमेंट थ्योरी, और उसमें तो उसकी मतलब कि हमने ये पढ़ा मल्टी डायमेंशनल क्यों होती है वो, और फिर हमने पढ़ा कि कॉन्टिन्यूइंग थ्रू लाइफ स्पैन है, फिर दूसरी थ्योरी हमारी ये थी, और बाकी की 2 थ्योरी हम लोग कल करेंगे। ठीक है, अब इन टॉपिक में से अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अभी पूछ सकते हो, नहीं तो फिर जिस दिन मैं टेस्ट लूंगी उस दिन तुम्हें प्रॉब्लम क्रिएट होगी। वीक में एक दिन तुम्हारा टेस्ट लूंगी। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो आप क्लास लेफ्ट कर सकते हो। मैम ऐसा हो सकता है जैसे मैम अभी आपने हमें समझाया और मैम हमें अगर कोई भी डाउट रह जाए तो हम कल की क्लास में पूछ सकते हैं। मैम कभी कभी होता है ना 2 हाँ बार जी, हाँ में भी जी, समझ के मैम प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ जी, हाँ तो जी, शायद हम खुद करेंगे तो मैम शायद वो और क्लियर हो जाए। ये तो है ही बेटा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, आप चाहे आज पढ़ो लेकिन साथ साथ आप पूछ लिया करो। बाकी तुम्हारी जो क्लास की ओके पूरी मैम। तुम्हारी क्लास की पूरी रिकॉर्डिंग डालती हूँ मैं मेरे चैनल पे। एंड क्या नाम है चैनल का? RAB रब स्टडीज विद मनीषा। तीनों अक्षर बड़े मिलेंगे, RAB रब। RAB रब स्टडीज विद मनीषा, मेरा फोटो दिख जाएगा आपको जैसे यूट्यूब पे सर्च करोगे ना। उसमें तुम्हारी कल वाली क्लास की भी रिकॉर्डिंग डली है और आज वाले की भी अभी डाल दूंगी क्लास ओवर होते ही। अच्छा मैम, अभी जो हम लोग पेपर 1 कर रहे हैं, हाँ जी, तो अभी तो यूनिट फर्स्ट ही चल रही है ना? हाँ जी, यूनिट फर्स्ट ही चल रही है। और जैसे पिछले साल मैंने पढ़ाया था तो सारी बुक्स की रख पड़ी हुई है उसमें क्लासेस, और तुम्हारी कल से ही स्टार्ट हुई है तो तुम्हारी भी जितना भी सिलेबस कराऊंगी डेली की क्लास डालती हूँ मैं। मैम हाँ जी बेटे। मैम आपने वो जो स्क्रीनशॉट शेयर करे थे ना मैम, उसको मैंने मैम अभी देखा मैम, उसमें एक पेज में अभी भी मैम क्लियर नहीं आ रहा है। अभी वाले में मैम हम ऐसा कर सकते हैं कि मैम एक ग्रुप बना ले और मैम उसमें अब आप जो भी मैम पिक शेयर कर रहे हो स्क्रीन शेयरिंग में मैम आप उसे मैम वो डाल दिया करें। नहीं, ग्रुप तो मैम मेरी स्क्रीन शेयर में नेट में प्रॉब्लम आ रही है मैम। सिद्धि बेटा मैं ग्रुप बनाऊंगी, अभी मेरे पास आप लोगों के नंबर नहीं आए हैं, अभी मैम मेरे पास सेंड कर देगी तो मैं आपका ग्रुप बनाऊंगी सबका।
ओके मैम, मैम बस यही प्रॉब्लम आ रही है मैम, वही, बाकी तो मैम सब क्लियर है। ओके बेटा, कुछ नहीं, वो जैसे तुम उस पे भी डालोगी ना बेटा, नेट पे डालोगी, यूं की यूं एज इट इज खुल के आ जाएंगे आपके सामने, बस आप टॉपिक ओके का मैम। नाम डाल दो। ओके मैम। ओके बेटे, मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना सभी। यस मैम, यस मैम, थैंक यू यस सो मैम। मच मैम। वेलकम बेटा, वेलकम।